हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे आपको मैंने एपी से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस दिए थे, कर लिए? चेक कर लो एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन एन एपी 12th and 15th terms are respectively 1/15 and 1/12, find the sum of first 27 terms. तो इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आवर फर्स्ट मॉडल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। T12 12th टर्म कितना दिया है 1/15 और T15 15th टर्म कितना दिया है 1/12, यानी इसका रेसिप्रोकल यहां, इसका रेसिप्रोकल यहां, क्रॉस हो गया। ठीक है, क्रॉस होते ही हमने क्या बोला था कि A और D दोनों बराबर होंगे और कितने होंगे 1 अपॉन दिस इंटू दिस 15 इंटू 12 कितना होता है 180। ठीक है, सो 1 अपॉन 180 इज योर A एंड D। A और D दोनों 1 अपॉन 180 हो गए। अब पूछा क्या, उस पर आ जाओ, सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स। इसका मतलब मेरे से S27 पूछ रहा है। S27 का क्या फॉर्मूला होता है 27 अपॉन 2, 2a मतलब इसका डबल, सो 2 अपॉन 180 प्लस n-1 यानी 26 इंटू d कितना है 1 अपॉन 180। ये होगा सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ रहा है 27 अपॉन 2, एलसीएम ले लेते हैं 180, इधर कितना है, या एक बार इसको 2 से काट लो पहले, 2 से कट गया 90, 2 से ये कटा 13, 2 से ये कटा 90, एलसीएम कितना आ गया 90। ऊपर यहां तो बच रहा है 1, यहां बच रहा है 13। ठीक है, तो ये आ रहा है 27/2 इंटू 14 अपॉन 90, ये लिख सकते हैं। कुछ और कैंसिल हो गया, ये 2 से कट गया 7, ये 9 से कट गया 3, ये 9 से कट गया 10, 7 3 are 21, 21 upon 10, so answer should be option B, 21 upon 10. So what is the sum of first 27 terms? 21 upon 10. ठीक है बेटा, फर्स्ट मॉडल अगर याद है तो ए और डी निकालने में समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं, उसके बाद का काम तो करना ही पड़ेगा, ए और डी में समय नहीं बिगाड़ना। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। If the sum of first 10 terms of an AP equals 40 and that of first 40 terms equals 10, find the sum of first 50 terms of the AP. ये तो ओरली कर लेंगे। दिस इज द सेकंड, नो दिस इज द थर्ड मॉडल। थर्ड मॉडल जो लिखवाया था आपको लास्ट क्लास में, वो मॉडल है। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना है 40, इसका मतलब क्या हुआ S10 कितना दिया हुआ है 40 और S40 कितना दिया हुआ है 10, मतलब फिर क्रॉस हो गया। और क्रॉस होते ही अगर वो मेरे से दिस प्लस दिस पूछ रहा है, यानी अगर वो मेरे से S50 पूछ रहा है, तो मेरे को इसी का नेगेटिव आंसर लिखना होता है कि नहीं लिखना होता? जो पूछा है उसी का नेगेटिव आंसर लिखना है। अगर उसने 10 प्लस 40 पूछा है तो यहां पे क्या पूछा है बेटा, देखो 50 पूछा है 10 प्लस 40, तो आंसर क्या लगाएंगे -50। सो आंसर इज ऑप्शन सी -50, नथिंग टू बी सॉल्व्ड इन दैट। ठीक है, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। mth term of an AP is n and nth term is n, find its rth term। अब की बार क्या बोला, nth term सॉरी mth term मतलब tn, वो तो दे रखा है n और tn दे रखा है m। अभी भी क्रॉस हो रहा है लेकिन रेसिप्रोकल नहीं हो रहा, तो ये मॉडल फर्स्ट नहीं है। ठीक है, सो mth term of an AP is n and nth term is m, you have to find the rth term। rth term आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं नॉर्मली दो इक्वेशन बना के सॉल्व करके और फिर सॉल्व करूं। जैसे इसको मैं क्या बोल दूं, mth टर्म क्या होता है बेटा a plus n-1d। nth टर्म क्या होता है a plus n-1d। कोई मॉडल होगा तो डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, नहीं होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए। अब इन दो इक्वेशन से मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, a और d की। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लेंगे सबट्रैक्ट, ताकि a कैंसिल हो जाए। क्या आएगा यहाँ पे बेटा n-n, a से a कैंसिल। ठीक है, इधर कितना आएगा m-1 माइनस n प्लस 1, क्योंकि साइन चेंज होगा माइनस की वजह से d कॉमन, ये 1 और 1 कैंसिल। इससे मेरे पास n-m इक्वल टू m-n इंटू d आया। इसको और इसको भी काट सकता हूं, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा बस। ठीक है, तो जब मैं इससे इसको काटूंगा तो d इक्वल टू कितना बचेगा -1, तो d तो -1 आ गया। ठीक है, अब d अगर -1 आएगा आ गया, उसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, जैसे फर्स्ट में डाल दिया, तो फर्स्ट में डाला तो n इक्वल टू कितना आया a प्लस m-1 इंटू -1, d की वैल्यू -1 रख दी। ठीक है, यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है a की, तो इसको हम इधर भेजेंगे, इसको जब इधर भेजेंगे तो -1 क्या बन जाएगा +1, तो कितना आ जाएगा n प्लस m-1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a दैट यू गेट, n प्लस m-1। a आ गया, d आ गया। अब आपको निकालना कौन सा टर्म है, आपको निकालना है rth टर्म। तो rth टर्म क्या होता है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ rth टर्म, a प्लस r-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d, a की वैल्यू n प्लस m-1, d की वैल्यू -1, ये रख दी दोनों, ब्रैकेट खोलो, n प्लस m-1 -1 इंटू r -1 इंटू -1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसल, क्या बचा n प्लस m माइनस r। कौन सा ऑप्शन है,
n plus m minus r. D option. So the answer of this question is D, m plus n minus r. ठीक है? Because it was not fitting into any model, you have to solve it. So this is one way of doing this question, but it might take some time in solving this. ठीक है? एक और तरीका, जो दूसरा हम तरीका लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से बोल रहा हूं, ये तो ठीक है, ये तो कर ही लिया भाई, राइट? अब दूसरा तरीका समझो जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच जल्दी सॉल्व कराने के लिए हो सकती है। हमें यही तो बोला है कि किसी भी एपी का एक टर्म दे रखा है, दूसरा टर्म भी दे रखा है, ठीक है? क्या हम ऐसी कोई एपी मान सकते हैं जिसका mth टर्म n हो और nth टर्म m हो? क्या हम ऐसी कोई एपी अज्यूम कर सकते हैं? What if I assume an AP like this? Let us say 3, 2, 1. Just look at this AP. Is it an AP? Is it an AP? Yes. What is the first term of this AP? 3. What is the third term of this AP? 1. ये तो बात ध्यान रखनी थी कि क्रॉस होना चाहिए था, mth टर्म n होना चाहिए था, nth टर्म m होना चाहिए था। मैंने बेटा m की वैल्यू कितनी ले ली? 1, और n की वैल्यू कितनी ले ली? 3। कुछ भी ले सकता हूं ना, m और n तो कोई भी नंबर है, क्योंकि आंसर में मेरे mn आ रहे हैं, मतलब मैं जो mn मानूंगा वही mn मेरे को ऑप्शन में रखना है, वो रख लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है? क्योंकि जनरल क्वेश्चन है तो हम कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। अब हमने n को 1 और n को 3 मान के एक एपी बनाई, ये एपी बनी कि नहीं बनी? अब इसमें ये ध्यान रखना, हर कोई से एपी नहीं बना सकते। जैसे तुम ये नहीं बोल सकते सर एपी मान लेते हैं 135 में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ये वाली, क्योंकि आपको ये होना चाहिए ना भाई कि जो mth टर्म है n है और जो nth टर्म है वो m है, क्रॉस में होना चाहिए कि नहीं? तो क्रॉस में होने के लिए इस तरीके की डिक्रीजिंग एपी बनानी पड़ेगी, समझ आए? तो ये थोड़ा सा ध्यान करोगे तो आ जाएगा ये चीज। तो T1 3 हो गया, T3 1 हो गया। अब मेरे को कौन सा टर्म चाहिए बेटा? Rth। अब Rth का क्या मतलब हुआ? क्या उसने R पहले क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा, तो इसका मतलब R भी कुछ भी मान सकते हैं, R को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो अपन R को क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? R को 2 मान लेते हैं। इसका मतलब मेरे को सेकंड टर्म चाहिए। अब मुझे पता है कि मेरा सेकंड टर्म क्या है भाई एपी का, R = 2 रखने का मतलब T2 मतलब सेकंड टर्म। व्हाट इज द सेकंड टर्म ऑफ माय एपी? इट इज 2। इसका मतलब मेरे लिए Rth टर्म की वैल्यू 2 आनी चाहिए, ठीक है? लेकिन मेरे पास तो ऑप्शंस ये सब है। अब जो भी मैंने MNR माने वो मैं ऑप्शंस में रख देता हूं, जिस ऑप्शन से 2 आंसर आ जाएगा वो मेरा आंसर हो गया। वापस सुनो, Rth टर्म में मैंने R को 2 रखा तो मेरा आंसर 2 आया। M और N में पहले ही मान चुका हूं, ठीक है? अब अगर मैं वो MNR यहां रख दूं तो जिस ऑप्शन से 2 आंसर आएगा वो मेरा Rth टर्म सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, राइट? सो लेट अस नाउ चेक द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन m plus n plus r, रॉन्ग। m plus n plus r तो कितना हो गया? 6 हो गया। n plus m minus 2r, व्हाट इज n plus mc? n plus m 4 minus 2r, 4 minus 4 0, ये भी गलत। m plus n plus r by 2, ये कितना था बेटा? 6 by 2 3, ये भी गलत, इसलिए ये सही है m plus n minus r। सी m plus n कितना? 4 minus 2 2 ही आ रहा था कि नहीं मेरा आंसर? ये आंसर। सो ऑल दिस कैलकुलेशन जो हमने पहले की थी वो अवॉइड हो सकती, ठीक है? इस तरीके की ऑब्जेक्टिव अप्रोच आनी चाहिए हमें इन क्वेश्चंस में। कोई पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं चाह रहा कि आप पूरा सॉल्व करके दिखाओ, वो तो ये चाह रहा है आप आंसर फटाफट कैसे निकालते हो, समझ आए? राइट, लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है 20th टर्म ऑफ अ सीरीज whose sum of n terms is 5n square plus 2n। ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन दैट शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई थी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी जब क्वाड्रेटिक होता है। यहाँ पे देखो सम ऑफ n टर्म्स क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक, यानी Sn मेरे को कितना दे रखा है? 5n square plus 2n, ये दे रखा है। दिस इज व्हाट इज Sn। अब Sn कैसा दिखा हमें? क्वाड्रेटिक दिखा, और Sn जैसे ही क्वाड्रेटिक दिखता है तो हमें पता है कि भाई ये जो सीरीज है वो एपी है। भले ही उसने सीरीज लिखा है पर हमें पता पड़ गया ये सीरीज कौन सी है? एपी। फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 2 into कोएफिशिएंट ऑफ n square, 2 into कोएफिशिएंट ऑफ n square। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ n square है? 5। 2 into 5 कितना हुआ बेटा? 10। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हुआ इस सीरीज का? 10 हुआ, ठीक है? मेरे को क्या निकालना है? 20th टर्म। अब याद करो एपी का 20th टर्म क्या होता है? a plus 19d। d तो मुझे मिल चुका है लेकिन a मेरे पास नहीं। अब मैंने आपको a निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। a निकालना हो कभी भी तो आप n को क्या रख देना? 1। a निकालने के लिए n को क्या रखना है बेटा? 1। तो a निकालने के लिए पुट n इक्वल टू 1, ठीक है? कहां पे? यहां पे जो Sn दिया हुआ है उसमें n को 1 रख दो। n को 1 रखा तो कितना आया? 5 प्लस
2, कितना हो गया बेटा 7। तो a की वैल्यू कितनी है 7, d की वैल्यू कितनी है 10, यहां रख देते हैं। तो ये a हो गया 7, d हो गया 10, 19 इंटू 10 190, आंसर कितना आया 197। 197, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, आंसर क्या लगाएंगे नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हुआ फोर्थ क्वेश्चन का नन ऑफ दिस। सो दीस वर द 4 क्वेश्चंस व्हिच आई हैड गिवन यू ऑन द लास्ट टर्म। आई होप तुमने कर लिया। फिर देखो बेटा आगे देखते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इन दिस एपी इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। समटाइम्स क्वेश्चंस में क्या होता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड सर्टेन नंबर्स इन एपी, कि भाई 5 नंबर एपी में हैं, उनके बारे में कुछ कंडीशंस देती है और आपको वो नंबर्स निकालने हैं, या 4 नंबर एपी में या 6 नंबर एपी में आपको नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस में ऑफ कोर्स ये तो तरीका है कि भाई जैसे कोई मेरे से बोले 4 नंबर एपी में है, तो मैं ये तो मान ही सकता हूं कि a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। मतलब इस आर्टिकल के बिना भी आप ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो। आपको 4 नंबर एपी में बोले, यू कैन सेफली अज्यूम दीज आर द 4 नंबर्स एंड स्टार्ट अप्लाइंग द कंडीशंस, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे अब उसने बोला कि भाई द 4 नंबर्स आर इन एपी और उनका प्रोडक्ट दे दिया, मतलब इन चारों का क्या दे दिया प्रोडक्ट। अब इन चारों का प्रोडक्ट दे दिया अगर, तो इसको मल्टीप्लाई करने में आपको समय ज्यादा लगेगा, बिकॉज आपको 4 लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेशली जब हमें प्रोडक्ट दे रखा तो नंबर्स को इस फॉर्म में मानना जो अभी हम सीख रहे हैं वो बेटर होता है बजाय इसके। इसका नहीं इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो समझो 2 तरीके से टर्म सेलेक्ट किए जा सकते हैं। एक तो जब हमें क्वेश्चन में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हो, जैसे 1 3 5 7 9, या फिर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हो, ठीक है, जैसे 2 4 6 8। तो ऑफ कोर्स टर्म्स तो 3 से ही चालू होंगे मिनिमम, वरना एपी बनेगी, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें लेने हैं जैसे 3 5 7 एक्सेट्रा, तो क्या ट्रिक क्या होती है, वो ट्रिक समझो। बीच वाला टर्म हमेशा क्या मान लेना a, सेंट्रल टर्म को a मान लेना, ठीक है। सेंट्रल टर्म को a मानने के बाद इधर तो d जोड़ते जाना और इधर d घटाते जाना। बीच वाला नंबर लिख रहे हैं ना भाई, तो उसके आगे कुछ आएंगे उसके पीछे भी कुछ आएंगे, आगे तो d जुड़ता जाएगा पीछे d घटता जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, a है फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d है तो आगे, और पीछे की साइड में a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। सो व्हेनेवर यू टू अज्यूम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, अज्यूम दिस, द शॉर्ट ट्रिक इज सेंट्रल एलिमेंट को a मान लेना, सेंट्रल टर्म को a मान लेना, इस तरफ d जोड़ते जाना, पीछे की साइड में d घटाते जाना। सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस d, व्हाट इज द सेंट्रल टर्म a। अब मर्जी है जितने टर्म्स ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको 5 नंबर लेने हैं एपी में, देखो 5 टर्म्स इन एपी, तो हमने बोला बीच में तो किसको बिठा दो a को। अब इधर लिखो a प्लस डी, इधर लिखो a प्लस 2d, कितने हो गए बेटा 3। तो ऑब्वियसली 2 इधर भी तो आएंगे, 2 इधर आए तो 2 इधर भी आएंगे ना, क्योंकि ये सेंट्रल एलिमेंट है, इसलिए 2 इधर लिखते ही अब वापस पीछे की साइड चालू हो जाओ, a माइनस डी, a माइनस 2d। कितने नंबर हो गए कुल गिनो 5 हो गए। फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि अगर मेरे को 5 नंबर ऐसे ले लूं मैं 5 नंबर, ठीक है, जैसे अभी लिए a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, तो बेटा अगर मान लो इनका प्रोडक्ट दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, क्योंकि देखो ये दोनों कॉन्जुगेट्स हैं, तो आइडेंटिटी लग गई a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। फिर ये दोनों भी कॉन्जुगेट्स हैं, फिर आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और ये a अलग से रह गया, तो मल्टीप्लाई करना फटाफट हो गया ना, बजाय इसके कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d वैसे लेते, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। सो इट इज बेटर टू अज्यूम दिस वे। बाकी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो थोड़ी बहुत हमारी क्या स्टेप्स सेव हो जाएंगी, राइट। सो दिस वाज फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अब मान लो हमसे वो बोले इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेने, जैसे 4 लेने या 6 लेने या 8 लेने, तो कैसे करेंगे बेटा। तो क्या शॉर्ट ट्रिक है, बीच वाले 2 टर्म्स, इवन में हमेशा 2 जने बीच में होते हैं, राइट। तो 2 बीच के टर्म्स को क्या मानना है, a माइनस डी और a प्लस डी। याद रखना बीच के 2 टर्म्स को क्या मानना है, a माइनस डी, a प्लस डी। अब क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं, एपी की। इन दोनों में गैप कितने का है जरा काउंट देखो, दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो d नहीं आएगा, कितना आएगा बेटा 2d आएगा। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर, 2d नॉट d, इट वाज d हियर बट हियर इट इज 2d, क्योंकि इन दोनों में गैप 2d का है, ठीक है। तो अब मेरे को इस तरफ तो क्या जोड़ते जाना है 2d, और इस तरफ क्या घटाते जाना है 2d। उसमें कॉमन डिफरेंस d था तो d जोड़ रहे थे, d घटा रहे थे। अब कॉमन डिफरेंस 2d है तो 2d जोड़ेंगे, 2d घटाएंगे। इसमें 2d जोड़ा तो a प्लस 3d, a प्लस 5d, a प्लस 7d, इसमें 2d घटाया a माइनस 3d, a माइनस 5d, a माइनस 7d, ऐसे चलते जाएंगे। तो इसमें सेंट्रल 2 एलिमेंट्स को क्या मानना है, a माइनस d, a प्लस d, दैट इज द ट्रिक। क्लियर। फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोले भाई 4 नंबर चूज करने मेरे को एक ही, तो मैं क्या करूंगा बेटा, सेंट्रल 2 एलिमेंट्स तो मैंने चूज कर ही लिए, a माइनस डी और a प्लस डी। अब इधर मेरे को 2d जोड़ना है, कितना आ गया a प्लस 3d। कितने टर्म हो चुके हैं, 2 इस तरफ हो चुके हैं, तो 2 इस तरफ भी तो होंगे, तो a माइनस 3d यहां लिख दिया। मान लो वो 6 बोलता तो a प्लस 5d, a माइनस 5d, 6 हो जाते।
तो इस तरीके से टर्म्स हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी एडवांटेज वही है, जब आप इन चारों का प्रोडक्ट लोगे तो बड़े आराम से आप प्रोडक्ट ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों में आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों में भी आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, तो प्रोडक्ट लेना आसान हो जाता है। आई बात समझ में? लेकिन ये भूल भी जाओगे तो फिर ओरिजिनल तरीके से कर लेना, कोई बात नहीं। लेट्स सी एन एग्जांपल। मैंने बोला सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स। The sum of three numbers is 27 and their product is 504. तीन नंबर्स का क्या दिया है? सम, ओ सॉरी, इन एपी मिस हो गया। सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, ठीक है, यहां पे लिखना बेटा इन एपी। सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 27 and their product is 504. There find the largest of the three numbers. अब अगर मान लो क्वेश्चन ये होता फाइंड द थ्री नंबर्स और उसने ऑप्शन दिए हुए, तब तो कुछ करना ही नहीं, सीधा ऑप्शन ले लेके एक एक ट्राई करते जाओ। कौन से ऑप्शन में तीनों का सम 27 आ जाता है, तीनों का प्रोडक्ट 504 आ जाता है, वो ऑप्शन हम टिक कर देंगे, उसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। समझ आई बात? ठीक है। अगर वो मेरे से क्या पूछता, फाइंड द थ्री नंबर्स, और ऑप्शंस दे रखे होते, राइट, ये तो हो गया सीधा सीधा क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन से सॉल्व कर लेना, कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स। अब ये घुमा के पूछ लिया, अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन में एक ही नंबर होगा जो कि लार्जेस्ट नंबर होगा, तो अब उस ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है, देन इट दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो वहां के लिए हम सीख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, समझ लेना इस बात को। अगर उसने बोला फाइंड द थ्री नंबर्स तो ऑप्शन से करना, फाइंड, अब अगर पार्शियल आंसर मांगा है जैसे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, मिडल, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, वरना आप ऑप्शन से चेक कर लो। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, थ्री नंबर्स इन एपी। जैसे ही थ्री नंबर्स पढ़ा तो मैं अपने नंबर्स क्या मान लूंगा, लेट नंबर्स बी, तीन मतलब ऑड मतलब बीच वाला नंबर ए, इस तरफ ए जोड़, इस तरफ डी जोड़ना है, इस तरफ डी घटाना है, ये तीन नंबर मान लिए, क्योंकि प्रोडक्ट की बात आ रही है ना, तो ये तीन मान लिया हमने, ठीक है। अब इन तीन का एक तो मेरे को क्या दे रखा है, सम मतलब इन तीनों को क्या करना है बेटा, ऐड, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना, 27, डी से डी कैंसल, ए प्लस ए 3a बराबर 27, तो a बराबर 9, a की तो वैल्यू आ गई, ठीक। दूसरी बात क्या दे रखी है, देयर प्रोडक्ट इज 504, इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट क्या होगा बेटा इन तीनों का, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर कितना, 504, ये इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों कॉन्जुगेट्स, इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 504, राइट। ए तो ऑलरेडी पता है ना तुम्हें कितना है, 9, यहां पे रख दे उठा के इसको, ए को उठा के यहां रख दी, 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर, ये कितना 9 बराबर कितना 504, 9 से ये कटता है, 9 इंटू 5 9 इंटू 6, यानी 81 माइनस डी स्क्वायर कितना बेटा 56, तो फिर डी स्क्वायर कितना, डी स्क्वायर आएगा 81 माइनस 56 यानी 25, डी स्क्वायर 25 तो डी कितना बेटा प्लस माइनस 5, डी स्क्वायर 25 तो डी कितना प्लस माइनस 5, सर प्लस 5 ही लेने तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर नहीं चाहिए हमें खाली लार्जेस्ट नंबर चाहिए। प्लस 5 लोगे तो भी लार्जेस्ट नंबर वही आएगा, माइनस 5 लोगे तो भी लार्जेस्ट नंबर वही आएगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 नंबर मेरे हैं 135 या 3 नंबर मेरे हैं 531, क्या फर्क पड़ता है, नंबर तो सेम ही, खाली उनका ऑर्डर अलग है। एक में कॉमन डिफरेंस कितना है 2, एक में कॉमन डिफरेंस कितना है -2, वही वाला फर्क यहाँ आएगा। एक में कॉमन डिफरेंस +5 यानी इंक्रीजिंग बनेगी, एक में कॉमन डिफरेंस -5 यानी वही नंबर उल्टे लिख लिए जाएंगे तो डिक्रीजिंग बन जाएगी। तो इसलिए माइनस से नए नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, खाली ऑर्डर चेंज होगा। तो इसलिए आप माइनस नहीं भी लो तो चलेगा। एक्चुअल में d is +-5, रिमेंबर दैट, ओके, बट सिंस मेरे को लार्जेस्ट चाहिए तो चलेगा, d को 5 ले लिया। अब a9 आ गया, d5 आ गया, बेटा आप दिख रहा है तुम्हें इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, a प्लस b होगा डेफिनेटली, सबसे बड़ा नंबर तो यही है, राइट। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू a, व्हाट इज a 9, d व्हाट इज d 5, 9 + 5 14। सो आंसर क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन का 14 इज द लार्जेस्ट नंबर। एंड ऑफ कोर्स अगर वो मेरे से बोलता है तीनों नंबर निकालो तो तीनों नंबर भी निकल गए, तीनों नंबर भी तो निकल गए। पहला नंबर a माइनस b यानी 9 में से 5 गया तो 4, दूसरा नंबर a कितना है बेटा 9, तीसरा नंबर 14, तो 4 9 14 दीज आर द थ्री नंबर्स। अब मैं इनको 4 9 14 लिखूं या 14 9 4 लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर थोड़ी पूछा है, तो 4 9 14 या 14 9 4 दोनों करेक्ट है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 14। क्लियर हो गया, समझ आई।
दूसरी जो बात बोल रहा था वो भी क्लियर होगी ना भाई, जैसे ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन एक ये दिया उसने, एक ये ऑप्शन दे दिया, ठीक है, एक उसने ये ऑप्शन दे दिया कि 7 9 11, इस तरीके से चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है। क्या करोगे तुम, अगर उसने ये बोला कि फाइंड ऑल द नंबर्स और चार ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, तो सीधा ऑप्शन से देखना चालू कर दो। पहली बात तो जो भी ऑप्शन दिया वो एपी में होने चाहिए, पहली कंडीशन। तो देखो तीनों ऑप्शन एपी में है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 27। 9 और 4 13, 13 और 14 27, ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। 8 और 3 11, 11 और 13 24, ये करता ही नहीं है। 9 और 7 16, 16 और 11 27, ये करता है, यानी 27 दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन, तीनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 504। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 504 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 504 नहीं आएगा। सो व्हाट इज द आंसर, 4 9 14। दैट इज द वे यू विल चेक विद ऑप्शंस। ये सब करने की जरूरत ही नहीं। अगर वो मेरे से तीनों नंबर पूछा है तो, पार्शियल पूछा है तो सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, देन लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज व्हिच इज अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स का मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज लेना सबको आता है, लोअर क्लासेस में सीख रखा है, राइट। जैसे n नंबर दे रखे, उनका एवरेज लेना है तो उनका सम अपॉन n करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट इज द एवरेज। 3 नंबर है, उनका सम लिया अपॉन 3 कर दिया तो एवरेज आ गया। 4 नंबर है, उनका सम लिया अपॉन 4 कर दिया तो एवरेज आ गया। 10 नंबर है, उनका सम लिया अपॉन 10 कर दिया तो एवरेज आ गया। एवरेज का ही एक और नाम क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, एब्रिविएटेड एज AM। AM मतलब अरिथमेटिक मीन, उसका सिंपल मीनिंग क्या है, एवरेज, ठीक है। सो मैंने डेफिनेशन लिखी, इफ A एंड B आर इन AP। सपोज आपके पास 3 नंबर है, A, कैपिटल A एंड B, ये तीनों नंबर किसमें बेटा, AP में, ठीक है। देन ये जो मिडिल नंबर है, दैट इज नोन एज अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। कभी भी अगर 3 नंबर AP में लिखें तो बीच वाला नंबर जो होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, बाकी दो का अरिथमेटिक मीन। ऐसा होता ही है ना। जैसे मैं अगर ऐसा लिख दूं भाई 15 20 और 25, 3 नंबर लिख दिए मैंने, ठीक है। क्या ये 3 नंबर AP में है, बिल्कुल है। इन दोनों का गैप 5, इन दोनों का गैप 5, AP में। AP में अगर होंगे तो डेफिनेटली 20 जो है वो इन दोनों का एवरेज आएगा। 15 और 25 का एवरेज निकालना आता है ना बेटा, कैसे निकालते हैं, 15 प्लस 25 अपॉन 2, देखो 20 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कि बीच वाला टर्म। तो कभी भी 3 नंबर AP में है तो बीच वाला हमेशा क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग, ओके। अब रही बात अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकालना, तो वो तो अभी अभी मैंने बताया कि एवरेज होता है तो a प्लस b/2 होना ही है। लेकिन उसको डिराइव करने का एक और तरीका है कि अगर ये 3 नंबर AP में है तो इसका और इसका डिफरेंस और इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो a माइनस ए इक्वल टू b माइनस ए, ये करा, इधर शिफ्ट करा, a की वैल्यू आ गई a प्लस b/2। दिस इज हाउ इट इज डिराइव्ड कि भाई एवरेज ही होता है। प्रूफ हो गया कि हाँ अरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज ही होता है। तो 2 नंबर थे तो a प्लस b/2, 3 होते बेटा तो क्या हो जाता a प्लस b प्लस c/3, 4 होते तो क्या हो जाता a प्लस b प्लस c प्लस d/4। कितने ही बनाते जाओ, तुम्हें सीधा क्या लिखना है, एवरेज। तो क्लियर हो गया दिमाग में, अरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज, डन, ओके। और अरिथमेटिक मीन की जहां बात हो रही है मतलब सीरीज कौन सी यूज हो रही है, AP, ये दिमाग में रखना। अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है मतलब सीरीज कौन सी यूज हो रही है, AP। एक क्वेश्चन कर ले इस पे, मैंने बोला फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 log 15 की बेस 3, 3 log 4 की बेस 3 एंड 2 log 40 की बेस 3। लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन देखते ही एकदम लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लॉग पढ़ रखा है, अरिथमेटिक मीन निकालना आता है। क्या होता है अरिथमेटिक मीन, एवरेज। तो मतलब तुम्हें इन तीनों नंबर का क्या लेना है बेटा, एवरेज। पहले तो वो लेते हैं ना, लॉग की बात तो बाद में आएगी, चलो पहले तो एवरेज लेते हैं। क्या होगा एवरेज, 2 log 15, ठीक है, बेस 3, एवरेज मतलब सम 3 log 4 बेस 3 प्लस 2 log 40 बेस 3। पहले तो सम लेना है, फिर डिवाइड बाय क्या करना है बेटा, 3, क्योंकि यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर है तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, ठीक है। ये कॉपी कर लिया। ठीक है, इतना यही तो निकालना है। अब रही बात ऊपर लॉग वाली टर्म सॉल्व करने की, तो अब याद करो बेटा इस तरीके की, जब हमारे पास सेम बेस के लॉग आ जाए, इन सब की बेस सेम है, राइट, तो इन सबको हम सॉल्व करने के लिए हमें ये दुश्मन है हमारे, इन सब दुश्मनों को हटाना पड़ेगा, तभी हम प्रोडक्ट टू लगा सकते हैं। दुश्मन जिसको भी हटाना है उसको पावर में भेज देते हैं कि नहीं, इनपुट की, तो इनको उठा के इस पावर में भेज दो, ठीक है। इनको उठा के जब पावर में भेजोगे तो क्या बचेगा बेटा, log of 15 का स्क्वायर की बेस 3, फिर प्लस log of 4 का क्यूब की बेस 3, फिर प्लस log of 40 का स्क्वायर की बेस 3 अपॉन कितना है, 3। ये मेरा आंसर होना चाहिए। समझ आई बात मेरी, जो मल्टीपल्स थे उनको उठा के पावर में भेज दिया, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, पावर रूल। अब उससे फायदा क्या हुआ, बेस सेम है और बीच में लॉग के क्या आ रहा है, प्लस।
जब लॉग के बीच में प्लस आया और बेस सेम है तो हम क्या कर देते हैं, इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक सेकेंड, एक चेंज करो इसमें, इससे आंसर अजीब आएगा। एक काम कर लो तुम, यहां पे लिख लो 1/40 लिख लेना बेटा। ओके, जस्ट मेक अ स्मॉल चेंज, हियर यू राइट 1/40। जो लास्ट वाला 40 लिखा था ना उसको 1/40 लिख लो बस, और कोई चेंज नहीं, राइट? जस्ट राइट इट एज 1/40। ओके, सो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 1/40 का स्क्वायर लिख लेते हैं। इज दैट ओके? कोई फर्क पड़ा क्या? उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे आंसर क्या अजीब सा आएगा, लॉग हटेगा नहीं। अब आप लॉग हट जाएगा, जैसे मैंने सेट किया उसमें लॉग हटाने के लिए 1/40 लिखेंगे। ठीक है, चलो ऐसा हो गया। अब अपन लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता था भाई, लॉग टू द बेस 3, ये तो आ गया बाहर। अंदर वाले इनपुट्स जिनके बीच में प्लस है वो सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबके बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई कर दो सबको, क्या आएगा 15 का स्क्वायर, 4 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/40 का स्क्वायर। ऐसा लिखेंगे कि नहीं? अपॉन 3 जो चल रहा है वो चल ही रहा है। बताओ क्लियर और नॉट? ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, प्रोडक्ट रूल डिवाइडेड बाय 3, राइट? अब तो इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। लॉग टू द बेस 3, 15 स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 40 स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40। ये तो सॉल्व करना है बेटा, अपॉन 3, राइट? अब जरा देखो क्या क्या कट गया, 4 से 4 ये 10, ये 10, फिर 5 से 3, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 2, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, सब कुछ कट गया। या सीधा कैलकुलेटर पे निकाल लो, व्हाट यू विल गेट इज 9। सो व्हाट इज लेफ्ट हियर इज log 9 की बेस 3 डिवाइडेड बाय कितना 3, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट। अब याद करो 3 की पावर में 9 कब आता है, दूसरी पावर में आता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा 2, 2/3 हमारा क्या हो गया आंसर। सो व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीस थ्री नंबर्स, 2/3। तो ऐसा नहीं, अरिथमेटिक मीन में लॉग भी आ सकता है, उसमें क्या, लॉग तो कहीं भी आ सकता है, लॉग की प्रॉपर्टी आती है ना, फिर क्या दिक्कत है, कहीं भी आ जाए। इंटीग्रेशन में आ जाए, डिफरेंशिएशन में आ जाए, मैट्रिसेस में आ जाए, एएम में आ जाए, जीएम में आ जाए, रेशियो में आ जाए, कहीं पे भी लॉग आ सकता है। आपको लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, दैट इज ऑल। ऑलराइट, सो फर्स्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एएम, दैट इज एवरेज। देन सबसे पहले इन दुश्मनों को हटाना है, उनको पावर में भेज दिया, पावर में भेजने के बाद प्रोडक्ट रूल लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद सिंपलीफाई कर लिया, सिंपलीफाई करके फिर पावर रूल लगा दिया। 3 की कौन सी पावर में 9 आता है, 2 में, तो आंसर ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे क्या बच रहा है 3, तो आंसर क्या होगा बेटा 2/3, दैट इज द अरिथमेटिक मीन। क्लियर है?